कई तरह की न्यूज चल रही थी जिसमें कहा गया कि 2 जो थे उनमें से उनको फांसी हो गई, ये हो गया। अब वो डेफिनेटली फेक न्यूज थी। हमें उस वक्त भी बड़ी तारीफें कर रहे हैं, ये तो भारत की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ये तो मतलब पाकिस्तान को गलत बता रहे हैं, या जो भी बात हो रही होती है तो ये कंप्लेन करके और उन लोगों के पीछे लगा देते हैं। फिर 1 जनवरी को फिर मुझे कॉल रिसीव हुई और कहा गया कि जी आप लाहौर पहुंचे, कल से इनके मोबाइल ले लिए गए, इनके जो चैनल के पासवर्ड थे वो चेंज कर दिए गए, इनके फेसबुक अकाउंट्स जो हैं वो ले लिए गए, लेकिन जो लाहौर में थे उनको भी नहीं पता लग रहा था कि कहाँ पर है और क्या है। तो ये कहने के लिए कि लोगों को डराने धमकाने के लिए कि जी भारत की कोई तारीफ ना करे या भारत की कोई बात ही ना करे, तो ये जो है डेफिनेटली गलत चीज है। ये गवर्नमेंट के इशारे पे भी करते हैं और ये बेसिकली एजेंसी के इशारे पे भी करते हैं ना, कि अगर मतलब समझे आईएसआई ने कह दिया इनको, क्योंकि अभी जो लोग गए थे वो ये बता रहे थे कि एफआईए के लोग भी वहां थे और वहां आईएसआई के लोग भी बैठे थे जिन्होंने इनसे बात की। डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो डेफिनेटली ज्यादातर यही बात हो रही है कि टफ टाइम पाकिस्तान देख सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब वो प्रेसिडेंट बनकर आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान को काफी टफ टाइम दिया था। चाहे आप कह लीजिए एफएटीएफ में जाना हो या बाकी की चीजें हो, अभी भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फंडिंग जो है वो भी रोकी जा सकती है। कई तरह की सैंक्शंस की बात भी डोनाल्ड ट्रंप की टीम की तरफ से की गई है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है इस वक्त मुश्किल में तो है। आप ये नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की बड़ी खुशियां मनाई जाएंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो आते के साथ ही एक अनाउंसमेंट ये भी कर दी है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिस कंट्री के भी, उनको निकाला जाएगा तो उसमें डेफिनेटली पाकिस्तानी भी सफर करेंगे, सिर्फ अकेले नहीं होंगे लेकिन बहरहाल उसमें शामिल होंगे। नहीं, आई थिंक हमने अपनी एक अलग दुनिया बनाई आदित्य, हम उसमें ही रहते हैं। हमें ऐसा ही लगता है कि हमारे बगैर तो दुनिया ने चलना नहीं है और हम सबकी जरूरत है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, कोई हमारे बगैर हिल नहीं सकता। हमें जो 20, 25, 30 साल पहले जो हमारी पोजीशन थी ना, तो उस वक्त तो होता था कि अमेरिका को चाहिए था पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ ही से तो सारे वो ड्रोन वगैरह लेके जाते थे। और अब वो अफगानिस्तान के लोगों को समझ आ गई है कि ये इन्होंने तो पैसा पकड़ा और ड्रोन यहाँ से भेजे और ये हमारे साथ ही बने हुए हैं और हमारे दोस्त बने हुए हैं, तो अब वो उठकर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। अगर एक तरह से ये कह दें कि नहीं, भारत के साथ हमारे टर्म्स बहुत अच्छे हैं और जिस तरह के ग्रुप्स यहाँ पे बनाए गए, रखे गए और जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अब ये खुद भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनसे नहीं हो पा रहा। लेकिन शुरू में तो बनाए गए थे ना, रखे भी गए थे। तो अगर उस वक्त इन्होंने इनको फ्रीडम फाइटर ना बोला होता और कहा होता कि टेररिस्ट हैं, तो वो सही था। यानी वो दूसरे जगह जाकर अगर फट रहे थे या कुछ भी नुकसान पहुंचा रहे थे तो वो फ्रीडम फाइटर थे, कि वो कश्मीर में गए, वो फलस्तीन में गए, वो यहाँ गए, अफगानिस्तान में गए। आप जनरल परवेज मुशर्रफ की बुक पढ़ लीजिए, उसमें उन्होंने साफ लिखा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और जब वही आके हमारे अपने सर पे फटने लगे तो हमने कहा हो ये तो टेररिस्ट है, हम तो उनको छोड़ेंगे नहीं। तो वो जब तक दूसरे का नुकसान अगर आपको अच्छा लग रहा है और अपना नुकसान बुरा लग रहा है, तब तक जो है वो आपकी पॉलिसीज ठीक नहीं है। अगर आपको दूसरे के नुकसान पे भी अफसोस हो रहा है तो फिर शायद आपकी पॉलिसीज ठीक होंगी। लेकिन जब आपने उनको बोला कि ये तो फ्रीडम फाइटर है और ये तो जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तब तक सही था। अब जाहिर है अब उनमें से कई ग्रुप और निकल आए, कई लोगों को तो यहाँ पे सपोर्ट भी किया जाता है। और उसके बाद आप देख लीजिए हाफिज सईद हो गया या कुछ हो गया तो उसको 31 ईयर्स की इन्होंने हाउस अरेस्ट दी है। इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो जेल में रहेंगे और हाफिज सईद जो है वो हाउस अरेस्ट रहेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और मेरे साथ आरजू काजमी आपको इस वक्त दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। हम दोनों पुराने साथी हैं यूट्यूब में। आरजू ने शुरुआती दौर में मुझे बहुत सारे बातें बताई इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी, और आप तो जानते ही हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत भर में देखा जाता है। बहुत बड़ी ऑडियंस जो है आरजू की वो इंडिया में है। इनफैक्ट आरजू, अगर मैं ये कहना तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगा, एग्जैजरेशन नहीं होगा कि आपकी ज्यादा ऑडियंस इंडिया में, राइट? डेफिनेटली, क्योंकि जाहिर पॉपुलेशन भी ज्यादा वहां पर है और ज्यादा आपके शायद फ्री है कि पता नहीं सस्ता है बहुत इंटरनेट, शायद ये रीजन भी। जी 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 जी, हमारे यहाँ एज अपोज टू द परसेप्शन दैट पीपल ट्राई टू पेंट, अगर आप खास तौर पे इंटरनेट की बात करें और डेटा की बात करें तो एक्सेस टू इंटरनेट जो है वो मच इजियर है, कन्वीनियंट है और चीपर भी है। तो चलिए, क्योंकि हमने बात ही अब इस बात से शुरू कर ली कि भाई इंटरनेट डेटा, पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स को लेकर काफी बातें हुई। ये यूट्यूबर्स आपके जैसे आपको देखा जाता है, कुछ लोग मुझे बताते हैं, मैं पर्सनली तो नहीं देखते लेकिन मैंने सुना कि भाई उनको लेकर बहुत सारे लोग थे जो भारत में लिख रहे थे, उन्हें बड़ी चिंता भी हो रही थी। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की इनसाइड स्टोरी क्या है? ये कहाँ गायब हुए, फिर अचानक से आ कैसे गए, क्या है पूरा मामला?
देखिए कुछ तकरीबन 6-8 मंथ्स पहले की बात है कि एफआईए ने जो है वो जो लाहौर से जो यूट्यूबर्स हैं जो अक्सर आपने हो सकता है कभी देखा हो कि रोड वगैरह पर निकल कर बात करते हैं और भारत पाकिस्तान की बात बहुत ज्यादा करते हैं। तो वहां से कुछ लोग ऐसे भी हैं अनफॉर्चुनेटली आदित्य हमारी कंट्री में जिनको किसी दूसरे का काम पसंद नहीं आता या करते हुए पसंद नहीं आता बिकॉज अच्छा। खुद अपना काम चल रहा नहीं होता किसी तरीके से अपने आप को कोई पूछ नहीं रहा होता तो वो फिर क्या करते हैं क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो किसी ना किसी ऐसे इदारे के साथ हमारे यहाँ के जो कह लीजिए कि एजेंसीज या उनके साथ कभी रह चुके होते हैं कि उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो वो कंप्लेन कर देते हैं वो कहते हैं कि देखें जी ये तो मोदी जी की बड़ी तारीफें कर रहे हैं ये तो भारत की बड़ी तारीफ कर रहे हैं ये तो मतलब पाकिस्तान को गलत बता रहे हैं या जो भी बात हो रही होती है तो ये कंप्लेन करके और उन लोगों के पीछे लगा देते हैं। तो उससे पहले भी जो है इन लोगों को कुछ टाइम पहले भी रोका गया था और कहा गया था कि जी आप काम नहीं कर सकते और इस तरह की इनफैक्ट मुझे भी कॉल आई थी लाहौर से और कहा गया कि जी आप लाहौर आइए तो मैंने कहा मैं तो इस्लामाबाद में होती हूँ अगर यहाँ के एफआईए ऑफिस जाना है तो मैं चली जाऊंगी। इस बार फिर 1 जनवरी को फिर मुझे कॉल रिसीव हुई और कहा गया कि जी आप लाहौर पहुंचे हैं कल तो मैंने कहा मैं फिर इस्लामाबाद में हूँ। तो मजे की बात जिन्होंने कॉल की थी उन्हें खुद भी नहीं पता था कि मैं इस्लामाबाद रहती हूँ। मुझे कहते अच्छा अच्छा आप इस्लामाबाद गई हुई हैं मैंने कहा मैं गई हुई नहीं हूँ मैं रहती इस्लामाबाद में हूँ। तो आप मुझे जो है आप अंदाजा लगाओ उससे उनकी इंटेलिजेंस का। मैंने कहा आप मुझे यहाँ के ऑफिस भेज दीजिए मैं चली जाती हूँ अगर आपने कोई इंक्वायरी करनी है। खैर उसके बाद तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा लेकिन मैंने अपने तौर पे जो है अपने जितने जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं कोलीग्स हैं सबको सोशल मीडिया पे भी एक्टिव कर दिया हम लोग प्रेस क्लब में भी हमने एक उधम मचा दिया। लेकिन ये लोग जो लाहौर में है तो ये उनकी पहुंच में थे और इन लोगों को बुलाया गया इनसे इनके मोबाइल ले लिए गए इनके जो चैनल के पासवर्ड थे वो चेंज कर दिए गए इनके फेसबुक अकाउंट्स जो हैं वो ले लिए गए और जो इन लोगों ने मुझे बताया और उसके बाद इनमें से कुछ ने मुझे बताया और उसके बाद इनको कहा गया कि जी आप भारत की तारीफ नहीं करेंगे आप भारतीय प्राइम मिनिस्टर की तारीफ नहीं करेंगे आप बांग्लादेश की बात नहीं करेंगे। तो इस तरह से करके कोई 2 वीक्स के लिए इनके उनसे कहा आप काम नहीं करेंगे तो घर ने भेज दिया गया मगर इनकी सारी चीजें ले ली गई जिसकी वजह से किसी से कांटेक्ट में नहीं थे। और यहाँ पर फिर हर तरह की बातें शुरू हो गई कि कहाँ गए किधर गए करके और जाहिर है कि कोई भी नहीं बता पा रहा था क्योंकि हम लोग तो इस्लामाबाद में और हमारा इनसे ऐसा डायरेक्ट कोई कनेक्शन था नहीं। लेकिन जो लाहौर में थे उनको भी नहीं पता लग रहा था कि कहाँ पर है और क्या है। तो अब एक एक करके 2 दिन से लोग निकलना शुरू हुए हैं। कुछ लोगों ने वीडियो की है कुछ लोग वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं और उनका यही कहना है कि उनको इस तरीके से रोका गया जो कि बहुत गलत है। अगर तो कोई गलत खबर दे रहा है अगर कोई ये कह रहा है कि भारत प्रोग्रेस कर रहा है इकोनॉमी ठीक हो रही है या प्राइम मिनिस्टर को जो है वो गल्फ कंट्रीज अवार्ड दे रही हैं अगर तो ये झूठी खबर है तो आप बता सकते हैं उन लोगों को क्योंकि वो लोग जाहिर है जर्नलिस्ट नहीं है हो सकता है उन्होंने कोई गलत खबर दे दी और प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई अवार्ड ही ना मिला हो आप लोग ऐसे ही बोलते रहते हो तो फिर ये कहा जा सकता है। लेकिन आप सिर्फ ये कहने के लिए कि लोगों को डराने धमकाने के लिए कि जी भारत की कोई तारीफ ना करे या भारत की कोई बात ही ना करे तो ये जो है डेफिनेटली गलत चीज है जिसको कि सभी लोग बुरा मना रहे हैं जितने भी पाकिस्तान में अगर कोई भी थोड़ा सा अपने सेंस में काम करता हो या कोई सच्चाई के साथ काम करता हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा हुआ है। और अब जो आपने सुना होगा कि कई तरह की न्यूज चल रही थी जिसमें कहा गया कि 2 जो थे उनमें से उनको फांसी हो गई ये हो गया। अब वो डेफिनेटली फेक न्यूज थी हमें उस वक्त भी पता था कि फेक न्यूज है और अब वो लोग सामने आए हैं और उन्होंने यही कहा है कि जी उनको ले जाया गया था और उसके बाद उन्हें डराया धमकाया गया। तो ये पाकिस्तान में आपको पता है कि चलता रहता है मीडिया के साथ कभी सोशल मीडिया बैन कर मैं देंगे। जानना चाह रही हूँ आपसे कि पाकिस्तान का फिक्सेशन भारत के साथ खत्म क्यों नहीं हो रहा। और दूसरी बात भाई यूट्यूबर की एक टारगेट ऑडियंस है ना वो अपनी ऑडियंस के हिसाब से काम करेगा। अब अगर जैसे कि आपने कहा कि भारत में देखा जाता है क्योंकि भारत में डेटा इजीली अवेलेबल है चीप रेट्स पर अवेलेबल है भारत में लोगों को इंटरनेट को एक्सेस है। तो ये पाकिस्तान ये जब आप एफआईए कहते हैं तो ये एग्जैक्टली अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद मैंने इमरान खान नियाजी के संदर्भ में भी आपकी इस एजेंसी का जिक्र सुना है। ये ये एजेंसी क्यों पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के पीछे इतना है। क्या इन्हें ये भी डर लगता है कि भाई 2-4 लोगों तक अगर पाकिस्तान में ये बात पहुंचती है कि भारत इतना अच्छा कर रहा है तो उनके खिलाफ बगावत बुलंद हो सकती है क्योंकि शायद ये इमरान खान नियाजी का जो एक प्रोटेस्ट हुआ था लास्ट ईयर या आई गेस लास्ट ईयर नो ईयर 2023 में मई के महीने में
उसके बाद से ये लोग ज्यादा खौफ में हैं कि भाई ये जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं वो आम पाकिस्तानी जो है उसको ये दिखा सकते हैं कि भाई इंडिया हमसे कितना आगे है, जो कि ये कभी बताना नहीं चाहते। देखें, ये एफआईए से वैसे तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनता है, लेकिन डेफिनेटली ये नहीं बताना चाहते कि भारत जो है वो कहाँ पर जो है वो अच्छा काम कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत परफेक्ट कर रहा होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है कमी अभी आपकी तरफ भी रहती हो, काम की हर जरूरत, जगह गुंजाइश होती है। हर जगह गुंजाइश होती है, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान से बेहतर कर रहा है। चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे आप फॉरेन पॉलिसी को लेकर देख लें, फिर कई प्रोजेक्ट्स आपके यहाँ चल रहे होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो इनॉग्रेट कर रहे होते हैं, तो उस चीजों को लेकर हमारे यहाँ बात की जाती है। हमारे यहाँ यूट्यूबर्स बात करते हैं, उसके बाद कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वहां पर कभी कोई मीटिंग हो रही है या कभी कोई मॉल बन रहा है या कुछ बन रहा है, तो मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तानी एजेंसीज को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट को घबराना नहीं चाहिए। आप मुकाबला कीजिए, आप अपने यहाँ भी आप कोई काम करके दिखाइए ताकि उसकी भी बात की जा सके, लेकिन में के कुछ बताया ही ना जाए। तो अगर पाकिस्तान से लोग नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तान के बाहर भी तो पाकिस्तानी है, वो भी बोल सकते हैं, वो भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो डर खौफ होता है उसके साथ साथ डेफिनेटली कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इनके यहाँ पहले रह चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि बाकी कोई काम ना करे। उनका ख्याल है कि शायद इनको कोई होगा ही नहीं तो इनको कोई सुन लेगा। तो इस किस्म की सारी चीजें मिल मिलाकर जो है ना वो की जा रही हैं। अब उसकी एक ये भी है कि जो इस्लामाबाद में लोग हैं उनके लिए तो एफआईए इस्लामाबाद है ना, तो उनको लाहौर क्यों बुलाया जा रहा है? लाहौर इसलिए क्योंकि वो किसी ने कंप्लेन की है या जो कोई अपने एक तरह से अपने जान पहचान यूज करके डराना धमकाना चाह रहा है, उसका सिर्फ लाहौर तक ही होल्ड है। ये भी ऐसा भी लोगों को लगता है। लेकिन अब अच्छी बात ये हुई है कि ये लोगों के लिए इंडियन मीडिया भी बोला, सोशल मीडिया पे भी उधम मचा और बहुत शोर हुआ, तो फिर अब इन्होंने एक एक करके उनको कहा होगा शायद कि चलो वीडियो बनानी शुरू करो। तो अब ये लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन किस तरह से बनाएंगे, क्या पहले ही की तरह बात कर सकेंगे या कुछ अर्से में रहेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन बहरहाल इससे जरूर सबको पता लग गया कि पाकिस्तान में जो है अगर कोई बात करे तो उसको कैसे डराया धमकाया जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं जो ये नसीहत देते रहते हैं कि भाई भारत में मुसलमान जो है खतरे में है, तो अक्सर कई सारे लोग हैं जो उन्हें पाकिस्तान भेजते हैं। तो अब ये यूट्यूबर्स को देख के समझ ले कि भैया रिलीजन के आधार पे कंट्री का रवैया या व्यवहार तय नहीं होता है। और समझिए कि कहाँ पर सही मायने में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। वैसे बाय द वे एफआईए जो है ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है या ये फौज से जुड़ी हुई किसके इशारे पे बेसिकली दे वर्क? आरजू, आई एम जस्ट क्यूरियस। ये गवर्नमेंट के इशारे पे भी करते हैं और ये बेसिकली एजेंसी के इशारे पे भी करते हैं ना, कि अगर मतलब समझे आईएसआई ने कह दिया इनको, क्योंकि अभी जो लोग गए थे वो ये बता रहे थे कि एफआईए के लोग भी वहां थे और वहां आईएसआई के लोग भी बैठे थे जिन्होंने इनसे बात की है, या इनके मोबाइल्स लिए हैं या इनके पासवर्ड इनके चैनल्स के बदले हैं। तो ये मिलकर काम करते हैं, ये सब के सब आपस में एक तरह से कनेक्टेड है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ गवर्नमेंट को सुन रहे हैं या ये एजेंसीज को भी सुन रहे हैं या एजेंसी वाले इनको चला रहे हैं। ये सब के सब आपस में एक साथ काम करते हैं और कनेक्टेड होते हैं। लेकिन कहा यही जाता है, इनको ज्यादातर इसे फौज का इदारा ही समझा जाता है और एजेंसी के तौर पर ही देखा जाता है। चलिए अब सीरियस न्यूज पर आते हैं। नॉट दैट इट वाज नॉट सीरियस, इट वाज वेरी सीरियस एंड इट वाज डिस्कस्ड बहुत डिटेल में, ग्रेटर डिटेल्स में। लेकिन पाकिस्तान की मैं बात करूं, आज एक लंबा वक्त गुजर गया, हालांकि हमारी बात हुई महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में। अगर मैं आपसे अब पाकिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर बात करना चाहूं, पाकिस्तान स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन के बाद, और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कभी वर्ड्स मिन्स नहीं किए। इसके अलावा मार्को रूबियो जो हैं वो आए हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर यूएस में। और यूएस अगर पाकिस्तान के लिहाज से समझूं तो पोस्ट अफगानिस्तान स्पेशली यूएस और पाकिस्तान के रिश्तों में हमने एक तलखी देखी है। इमरान खान नियाजी थे, वो लगातार यही कहते रहे भैया ये अमेरिका मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, मुझे हटाना चाहता है, सत्ता से आउट करना चाहता है। इस समय पाकिस्तान में कितनी ज्यादा टेंशन है? क्योंकि परसेप्शन वाइज जाए तो ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए तो आगे की राह जो है वो काफी मुश्किल रहने वाली है विद डोनाल्ड ट्रंप एट द टॉप।
डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो डेफिनेटली ज्यादातर यही बात हो रही है कि टफ टाइम पाकिस्तान देख सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब वो प्रेसिडेंट बनकर आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान को काफी टफ टाइम दिया था। चाहे आप कह लीजिए एफएटीएफ में जाना हो या बाकी की चीजें हो, अभी भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फंडिंग जो है वो भी रोकी जा सकती है। कई तरह की सैंक्शंस की बात भी डोनाल्ड ट्रंप की टीम की तरफ से की गई है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है इस वक्त मुश्किल में तो है। आप ये नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की बड़ी खुशियां मनाई जाएंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो आते के साथ ही एक अनाउंसमेंट ये भी कर दी है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिस जिस कंट्री के भी, उनको निकाला जाएगा तो उसमें डेफिनेटली पाकिस्तानी भी सफर करेंगे, सिर्फ अकेले नहीं होंगे लेकिन बहरहाल उसमें शामिल होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान को कहीं से रिलीफ मिलेगा। अगर उनकी टीम की बात करूं तो कई टीम मेंबर्स के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें वो ये भी कहते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान की फंडिंग रोकनी चाहिए, पाकिस्तान को जो पैसा मिलना है वो रुके। लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक जो है उसके लिए उन्होंने कहा है कि जी वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान को पैसा देगा, और ये यहाँ तक कि 10 साल में $20 बिलियन जो है वो देने की बात भी की गई है। लेकिन 10 साल के बीच में कहीं भी वो रोका भी जा सकता है, पाकिस्तान के ऊपर कई तरह की कंडीशंस भी लगाई जा सकती हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर ये भी एक सोच है कि शायद हम अभी भी अमेरिका के किसी काम के हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो या ईरान हो या किसी चीज को लेकर के शायद अमेरिका को हमारी कोई जरूरत पड़ जाए, इसलिए कि वो अपनी जो जंगें हैं वो अपनी जमीन से तो लड़ता नहीं है। तो अगर उसे ईरान से भी लड़ना होगा तब भी हो सकता है हमारा इस्तेमाल हो, और अफगानिस्तान के लिए तो हम आपने उनको इस्तेमाल हो ही बताया चुके कि इसके हैं। लिए इसराइल बैठा है, और ईरान को ठोकने के लिए इसराइल में अमेरिका को हमेशा ज्यादा पोटेंशियल दिखाई देगा एज अपोज टू पाकिस्तान। नो, नहीं, आई थिंक हमने अपनी एक अलग दुनिया बनाई है आदित्य, हम उसमें ही रहते हैं। हमें ऐसा ही लगता है कि हमारे बगैर तो दुनिया ने चलना नहीं है, और हम सबकी जरूरत है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, कोई हमारे बगैर हिल नहीं सकता। हमें जो 20, 25, 30 साल पहले जो हमारी पोजीशन थी ना, तो उस वक्त तो होता था कि अमेरिका को चाहिए था पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ ही से तो सारे वो ड्रोन वगैरह लेके जाते थे। और अब वो अफगानिस्तान के लोगों को समझ आ गई है कि ये इन्होंने तो पैसा पकड़ा और ड्रोन यहाँ से भेजे और ये हमारे साथ ही बने हुए हैं और हमारे दोस्त बने हुए हैं, तो अब वो उठकर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन हम उस 20, 30 साल पहले वाले टाइम से निकले ही नहीं। हमें लगा कि कुछ चेंज नहीं हुआ है, आज भी हम उतने ही रेलिवेंट हैं, उतने ही हमारी जरूरत है जितनी पहले थी, जबकि ऐसा नहीं है। अब ये भी कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, तो उससे भी हम घबराए हुए हैं। हालांकि हमारी पॉलिसीज अगर ठीक हो जाएं तो वो दुनिया के किसी भी कोने का कोई आके ट्रंप की टीम में शामिल हो जाए वो हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी पॉलिसीज को ठीक ही नहीं करेंगे और सिर्फ इस बेस पे सोचेंगे कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप की तो टीम में इतने इतने इंडियंस हैं और मोदी जी से बड़े क्लोज हैं, तो यकीनन हमारी शामत आएगी। लेकिन हम खुद क्या गलत कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वो हम देखने के लिए, मानने के लिए तैयारी नहीं नजर आ रहे। अभी आप देख लीजिए जो कुछ हो रहा है केपीके में, टीटीपी को लेकर जिस किस्म के टैक्स चल रहे हैं, नहीं रोका जा पा रहा। बार बार तालिबान से भी कह रहे हैं कि जिनको रोके तालिबान कहते हैं जी आप जाने और टीटीपी जाने, और दूसरी तरफ बीएलए वाले अटैक कर रहे हैं, वो भी इनके काबू में नहीं आ रहे। तो जब आप अपना काम छोड़कर, आप का काम है सिक्योरिटी देखना सिर्फ, लेकिन आप दूसरी तरफ जाके इकोनॉमी भी देख रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी भी देख रहे हैं, गवर्नमेंट भी ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, गिरा रहे हैं, इमरान खान को भी सजा दे रहे हैं, नवाज शरीफ को भी डरा रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि जो आपका मेन जो होना चाहिए, फोकस होना चाहिए सिक्योरिटी, वहां से आपकी तवज्जो हट जाती है, वहां पे आप इतना ज्यादा नहीं देख पा रहे। तो इसीलिए पाकिस्तान इस सिचुएशन में है, वरना जिसका जो काम है अगर वो अपना काम करे और बाकी चीजों को रहने दे तो फिर शायद कुछ बेहतर हो। और जो अभी आपने जिक्र किया कि अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, आर्मी को तो बहुत कैजुअलिटी मिली है मेरे ख्याल से। अगर हम बलोच लिबरेशन आर्मी की बात करें या टीटीपी के हवाले से बात करें, खास तौर पर अगर बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पर जबरदस्त कैजुअलिटीज पाकिस्तानी आर्मी को मिली हैं। और बावजूद इसके क्या आप उस रवैये में पाकिस्तान में क्या किसी तरह का कोई शिफ्ट है, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है? और दूसरा, थोड़ा सा सीरियस नोट पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान अगर पूरे तरीके से ये सोचेगा कि यूएस उसे आके रेस्क्यू करेगा, यूएस की हेल्प उसे क्यों चाहिए, उसे यूएस की मदद की जरूरत भारत के संदर्भ में है, इससे तो बेहतर नहीं कि वो भारत के खिलाफ जो टेररिज्म का एक्सपोर्ट है उसे बंद कर दे, सिचुएशन को यहां इंप्रूव करे ताकि किसी तीसरी पार्टी पर उसकी जो डिपेंडेंसी है वो रहे ना। ये अंडरस्टैंडिंग आपके एस्टेब्लिशमेंट में क्यों नहीं आ पाती है? इतनी क्या दिक्कत है इसमें? देखें,
चाहे वो यूएस हो या कोई भी हो, कोई भी पाकिस्तान के को बचाने के लिए क्यों आएगा? अगर उन्हें हमारी जरूरत नहीं होगी या उनका काम कहीं और से निकल जाएगा तो वो क्यों हमें रेस्क्यू करने आएंगे? और दूसरा, हम अगर एक तरह से ये कह दें कि नहीं, भारत के साथ हमारे टर्म्स बहुत अच्छे हैं, और जिस तरह के ग्रुप्स यहाँ पे बनाए गए, रखे गए, और जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अब ये खुद भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनसे नहीं हो पा रहा, लेकिन शुरू में तो बनाए गए थे ना, रखे भी गए थे। तो अगर उस वक्त इन्होंने इनको फ्रीडम फाइटर ना बोला होता और कहा होता कि टेररिस्ट हैं, तो वो सही था। यानी वो दूसरे जगह जाकर अगर फट रहे थे या कुछ भी नुकसान पहुंचा रहे थे तो वो फ्रीडम फाइटर थे, कि वो कश्मीर में गए, वो फलस्तीन में गए, वो यहाँ गए, अफगानिस्तान में गए। आप जनरल परवेज मुशर्रफ की बुक पढ़ लीजिए, उसमें उन्होंने साफ लिखा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और जब वही आके हमारे अपने सर पे फटने लगे तो हमने कहा हो ये तो टेररिस्ट है, हम तो उनको छोड़ेंगे नहीं। तो वो जब तक दूसरे का नुकसान अगर आपको अच्छा लग रहा है और अपना नुकसान बुरा लग रहा है, तब तक जो है वो आपकी पॉलिसीज ठीक नहीं है। अगर आपको दूसरे के नुकसान पे भी अफसोस हो रहा है तो फिर शायद आपकी पॉलिसीज ठीक होंगी। लेकिन जब आपने उनको बोला कि ये तो फ्रीडम फाइटर है और ये तो जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तब तक सही था। अब जाहिर है अब उनमें से कई ग्रुप और निकल आए, कई लोगों को तो यहाँ पे सपोर्ट भी किया जाता है। और उसके बाद आप देख लीजिए, हाफिज सईद हो गया या कुछ हो गया तो उसको 31 ईयर्स की इन्होंने हाउस अरेस्ट दी है। इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो जेल में रहेंगे, और हाफिज सईद जो है वो हाउस अरेस्ट रहेगा। और इसी तरीके से नवाज शरीफ जब अरेस्ट हुए थे वो भी जेल में रहे थे, बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो को तो फांसी हो गई थी, सब जेल में रहे। लेकिन हाफिज सईद, जिसको यूनाइटेड नेशन ने, भारत ने नहीं कहा है, भारत ने चले अपने तौर पे जो कहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट बताया हुआ है ना, उसको आपने हाउस अरेस्ट करके रखा है। उसको अभी भी मैं एक टीवी शो में गई थी तो जो हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट आए थे वो कह रहे थे जी हाफिज सईद साहब, यानी आप उनको अभी तक साहब बुला रहे हैं। तो अब आप इससे माइंडसेट का अंदाजा लगाइए लोगों की, कि जो हाफिज सईद को या मसूद अजहर को या इस तरह के लोगों को अगर अभी तक हम साहब कह रहे हैं तो हमारा क्या, हमारे दिमागों का हाल होगा। उसके बाद आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हम कोई प्रोग्रेस करेंगे या हम कोई सुधर जाएंगे या हमारे यहाँ से सब चीजें रुक जाएंगी? इसलिए कि अगर ये रोकने की भी कोशिश करेंगे तो जो ऑलरेडी 10 में से 50 ग्रुप निकल गए, ये कहाँ कहाँ किस किस को रोकेंगे? और अगर रोकेंगे भी तो इन्हें बहुत टाइम लगेगा, और उसके लिए इन्हें बाकी सारे काम अपने बंद करने पड़ेंगे जो इन्होंने फालतू में स्टार्ट कर रखे हैं, और इन्हें सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की तरफ देखना होगा, तभी कुछ होगा। वरना यही है कि ना यहाँ कोई क्रिकेट खेलने के लिए आ रहा है, भारत ने कह दिया हम तो कबड्डी खेलने भी नहीं आएंगे, क्रिकेट के लिए भी नहीं आएंगे। और इसी तरह से चाइना ने कहा है कि जी आप टेररिज्म को रोकिए, इसलिए कि हमारे वर्कर्स, हमारे इंजीनियर्स मारे जा रहे हैं, तो चाइना भी नाराज हो गया है। लेकिन अब ये इनको खुद सोचना है कि क्या स्टेप ले सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्योंकि अभी आपने इमरान खान नियाजी का जिक्र किया था और एक कंपैरिजन आपने बहुत बहुत अच्छी बात यहाँ पे उठाई आपने कि हाफिज सईद बाहर मतलब घर में हाउस अरेस्ट रहेगा, घर में भी क्या हाउस अरेस्ट होगा, सब जानते हैं किस तरह से सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है पाकिस्तान में। ये जो सारे टेररिस्ट को पाल रहा है पाकिस्तान, सांपों को पाल रहा है, तो ऐसे में इमरान खान नियाजी आपको कितने दिन और जेल में दिखाई देते हैं? नहीं, इमरान खान मुझे लगता है कि जल्दी बाहर आ जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि उनके पास अपील का हक है और वो अपील करेंगे, और उसके बाद बहुत पॉसिबल है कि उनकी अपील मंजूर हो जाए और वो बाहर भी आ जाए इमरान खान। लेकिन इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर मुझे फौरन आते हुए नहीं लग रहा है। उनके बजाय मुझे लग रहा है कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी को लाया जाएगा, इसलिए कि उनको आजकल बहुत आगे रखा जा रहा है, और हर जगह टीवी चैनल्स पे भी जो है उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो एक पेड कंटेंट जैसे चलाया जाता है कि हमने ये काम किया, वो किया, ये किया, वो सब चल रहा है उनका, वो भी है। लेकिन एक सेक्शन ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि अगर इमरान खान दोबारा आए तो इमरान खान पहले से भी ज्यादा बदतर तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के जूते साफ करने वाले हैं। इसलिए कि किसी को उम्मीद नहीं कि वो कोई सुधरे होंगे, क्योंकि पहले भी वो बहुत ज्यादा, आपको पता ही है, जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो आते के साथ ही फौज की वावा शुरू कर देता है। और यही हाल जो है वो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का भी है, कि कुछ भी मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उनके घर का नलका भी सही हो जाता है ना तो वो कहते हैं बस जी हाफिज साहब ने कर दिया। तो वो तो इतना क्रेडिट देते हैं कि किसी ने नहीं दिया, वो भी परेशान होंगे, हाफिज साहब कहेंगे ये क्या हो रहा है। लेकिन इमरान खान के लिए भी लोग कहते हैं कि जब इमरान खान आएंगे तो इमरान खान ने जो बूट पॉलिश करने हैं तो वो तो फिर मतलब वो नेक्स्ट लेवल पर होगा। लेकिन अभी फिलहाल बहुत से लोगों को आते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे। क्या फौज उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब फौज उन्हें वापस आने देने के लिए तैयार है? क्योंकि फौज की, पाकिस्तानी फौज की जितनी किरकिरी इमरान खान नियाजी ने करवाई है
जितना उसकी क्रेडिबिलिटी को डेंट इमरान खान नियाजी ने किया है, मुझे याद नहीं आता ऐसा कोई भी एपिसोड जिसमें पाकिस्तानी फौज की इतनी बुरी बेइज्जती हुई हो। देखें, अगर इन्हें जरूरत होगी ना तो फिर कुछ भी कहा गया हो ये वापस ले आएंगे। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब के लिए कहा गया था कि ये सारी लाइफ जो है पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके उसके ये हेड नहीं हो सकते। इनको निकाल दिया गया था, यूके चले गए थे ये, उससे पहले 10 साल सऊदीया चले गए थे मुशर्रफ के टाइम पे, वापस भी आ गए, फिर दोबारा वापस आ गए इमरान खान के बाद, फिर आ गए, सारे केसेस एक एक करके खत्म हो गए और फिर दोबारा बैठकर एक साथ बात करने लगे। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने भी कोई कम बुरा भला नहीं कहा था आर्मी को या उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को जब वो बाहर थे, लेकिन जिस वक्त जरूरत होती है तो वो कहते हैं छोड़ो यार मट्टी पाओ, रहने दो, वो चल रहा होता है हमारे यहाँ। तो अगर इन्हें इमरान खान की जरूरत होगी, और इन्होंने खुद ही तो इमरान खान को बनाया है और इसीलिए बनाया है कि जब जब जरूरत होगी इनको आगे लाया जाएगा, तो अगर इन्हें जरूरत हुई इमरान खान की और इनको लगा कि इस वक्त इमरान खान अगर वापस आ गए एज अ प्राइम मिनिस्टर तो बेहतर होगा, तो फिर ये सारी बातें भूल भी जाएंगे। ये लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, वो तो मेरे आपके जैसे लोग होते हैं ना, हमें कोई कुछ कह दे तो हम लोग फिर याद रखते हैं कि यार फलां टाइम पे मुझे कहा था। हाँ, नाक का मुद्दा वही ना, यहाँ पे पॉलिटिक्स में और यहाँ पे ये सब कुछ नहीं चलता। वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हो गया था, तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये फिर इमरान खान को ले आए। ये बताएं कि बलूचिस्तान में जो रेजिस्टेंस है वो आपको अभी हाल फिलहाल में कितना, मतलब आपको उसका फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक तरफ हम डॉक्टर बलोच को देख रहे हैं जो सिविलियंस की जो मूवमेंट है उसे लीड कर रही हैं, और दूसरी तरफ हम बीएलए को भी देख रहे हैं जो लगातार पाकिस्तानी आर्मी जो है उसको टारगेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो रेजिस्टेंस है किस तरह से, इसका फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है आपको? पाकिस्तान में इसे लेके क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, सिचुएशन तो काफी खराब है, इसलिए कि बीएलए वाले मुसलसल अटैक कर रहे हैं और इनके काबू नहीं आ रहे। जहां तक डॉक्टर मारंग बलोच का है तो उन्हें तो मैं भी सपोर्ट करती हूँ कि वो जिस तरह के प्रोटेस्ट करती हैं उसमें बिल्कुल वायलेंस नहीं होता है। वो अपने मिसिंग पर्सनस का जो इशू हमेशा से रहा है बलूचिस्तान के अंदर के लोग जो हैं वो गायब कर दिए जाते हैं, किडनैप करके ले जाते हैं या वैसे गायब हो जाते हैं, तो उसके ऊपर वो प्रोटेस्ट करती हैं। और इस बार तो उन्होंने बहुत अच्छा ये किया है कि जो मतलब एक बहुत ही कंजर्वेटिव एरिया है बलूचिस्तान जो है, वहां पे लेडीज ऐसे सामने निकलती नहीं है। उन्होंने कई जगह की लेडीज को जो है वो बाहर निकाला है, जिसमें गवादर भी है, और कई जगह जो है बलूचिस्तान में वहां की लेडीज जो है वो बहुत बहादुरी के साथ बाहर आई हैं। और डेफिनेटली इसका बिल्कुल क्रेडिट जो है वो डॉक्टर मारंग बलोच को जाता है कि उन्होंने लोगों को बाहर निकाला और शोर मचाया है। वरना इन्होंने बहुत ही हल्के में ले रखा था कि जब मर्जी आई किसी को भी उठा के ले गए, गायब कर दिया। यहाँ पे इस्लामाबाद में इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने कितनी ही बार प्रोटेस्ट के लिए लोग आए हैं बलूचिस्तान से। मैं खुद गई उनसे मिलने, कई लोगों के साथ मैंने जो है उनके इंटरव्यूज भी बनाए हैं। वो कहते हैं भाई हमें बता दो, जिंदा हैं तो बता दो, अगर मर गए हैं तो बता दो, ताकि हम एक तरफ हो जाएं। कई लोगों की उनकी जो है वो मदर्स आती हैं, बहनें आती हैं, उनकी फैमिली के लोग आते हैं और वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे बैठे रहते हैं, और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट की तरफ से कोई जाकर उनको एक गिलास पानी तक नहीं पूछते ये लोग। बिल्कुल उनको ऐसे बस कुछ दिन के बाद फिर वो चले जाते हैं। और अब इन्होंने तो डॉक्टर मारंग बलोच जो लास्ट टाइम आई थी इस्लामाबाद, आपने शायद वो देखा होगा कि किस तरीके से उनको हटाया गया था, और फिर सारी वो जगह जहां पे ये लोग प्रोटेस्ट के लिए बैठा करते थे वो सब तोड़ डाली है। वहां पे मतलब जो है आपको ऐसी सरफेस मिलेगी नहीं कि जहां बैठकर और कोई प्रोटेस्ट कर सके। तो ये तो हाल है। अगर आप सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर बलूचिस्तान के लोगों को लेंगे और वो अपने प्रोटेस्ट जब करेंगे, आपसे डिमांड्स करेंगे, आप वो भी नहीं सुनेंगे उनकी, तो मेरा ख्याल है फिर इसी तरह की रिएक्शंस देखने को मिलेंगे जो इस वक्त मिल रहे हैं। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान के अपने लोग हैं, जिनमें के जो वहां के नवाब और इस तरह के लोग हैं जो कि पैसे वाले हैं, उनको भी मैं कहूंगी कि वो भी अपनी कुर्सी के लिए, अपना जैसे कहते हैं अपना एक पार्लियामेंट में बैठने के लिए, वो भी अपने लोगों के लिए कोई काम नहीं करते। वो भी कहते हैं हाँ ठीक है जो हो रहा है, बस उनकी गाड़ी के आगे फ्लैग लग गया है उनको काफी है। क्योंकि जितना बातचीत हम लोग यहाँ इस्लामाबाद से बैठ के उनके लिए आवाज उठाते हैं, उतनी तो उनके अपने लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो नहीं उठाते। लेकिन डेफिनेटली डॉक्टर मारंग बलोच और इस तरह के लोगों से कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। आरजू, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है आपसे, पाकिस्तान से है, ब्रॉडली क्वेश्चन जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। वो ये है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स
आप पाकिस्तान को किस तरफ जाते हुए देख रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट और फौज का टाई अप हो, इमरान खान नियाजी का कॉन्टेक्स्ट हो, या फिर ये जो जबरदस्त रिवॉल्ट देखने को मिल रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या फिर पश्तून का रिवॉल्ट हो, ये आपको किस तरह दिख रहा है? और क्या पंजाब के लिए जो गुस्सा है वो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है लोगों में? देखिए, पंजाब को तो हमेशा से इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, इसलिए कि अभी रिसेंटली जिस वक्त पीआईए को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही थी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को, तो उस वक्त मरियम नवाज जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनका कहना ये था कि जी उनके फादर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पीआईए को खरीद लेंगे। पीआईए को खरीद लेंगे, चले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद उसका नाम क्या रखेंगे? पंजाब एयर। क्यों पंजाब एयर क्यों होगा? आपस में हम लोग समझ सकते हैं ये क्या तरीका है? आप पंजाब एयर क्यों रखेंगे? इसका मतलब है कि सिर्फ पंजाब ही इंपॉर्टेंट है, आप उसमें पाकिस्तान रखेंगे ही नहीं नाम। तो ये चीजें भी यहाँ पे चलिए रिकॉर्ड पर मौजूद है कि इन्होंने इस किस्म की बातें की। बाकी आगे मुझे तो यही लग रहा है कि फिलहाल ये ट्रंप के आने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद सिचुएशन जो है वो काफी हद तक जो है वो हो सकता है कि चेंज हो, और ये बहुत कोशिश करें कि टीटीपी को काबू करने की, टीटीपी को रोकने की। एक तो बार बार इनको वो याद आ जाता है कि हो ये तो इस्लामिक कंट्री है, ये तो हमारे भाई हैं, और वो उधर से कह रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपने मिसाइल्स के नाम हमारे लोगों के नाम पे रख दिए, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया ये तो ये बातें करके फिर रहे हैं ना कि भारत के विदेश मंत्री से, विदेश सचिव से मिल रहे हैं जो तालिबानी गवर्नमेंट है उनके नुमाइंदे, और इस तरह की बातें करते फिर रहे हैं ये। देखिए, हर एक को, चाहे वो कंट्री हो या इंडिविजुअल हो, उनको अपने ऊपर काम करना चाहिए। हम किसी को किसी से मिलने से क्यों रोकें? और ना ही हमें ऐसा, हमें ये राइट है कि हम किसी को रोकें। उल्टा हमें अपने ऊपर ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे कि लोग हमसे मिलना पसंद करें, ना कि हम उसे कहें इससे ना मिलो, उससे ना मिलो। हमारे यहाँ ये नहीं होता, हम अपने ऊपर कोई काम नहीं करते। इकोनॉमी जो है हमारी, सभी को पता है क्या हालत है। अगर कहीं भी जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वो सिर्फ पैसा ही मांगने जाते हैं ना, कभी कुछ देने तो गए नहीं है। वो जो ताड़ साहब कहते हैं कि आए हो तो क्या लाओ, क्या लाए हो, अगर हम आए तो क्या दोगे, तो हमारा वो हिसाब किताब है। तो फिर जाहिर प्राइम है, मिनिस्टर को अब कॉल उठने लगे कि नहीं उठने लगे? वो पहले रोते थे कि मैं जिसको फोन करता हूँ सोचता पैसा ही मांगेगा अब बस। हाँ, नहीं अभी भी वही हाल है उनका। और अभी देखिए ना, सऊदी अरब के 3 बिलियन वापस करने थे, तो वो एमबीएस से जो है वो उन्होंने हाथ पांव जोड़ के कह दिया कि मत लो, तो उन्होंने फिर 1 साल के लिए छोड़ दिए। फिर उसके बाद यूएई के प्रेसिडेंट आए थे, तो उनके पास जाके सारे शुरू हो गए, तो उन्होंने 2 बिलियन वापस लेने थे, वो भी उन्होंने छोड़ दिए कि ठीक है, उन्होंने कहा जान छोड़ाओ इन लोगों से किसी तरीके से। तो वो उन्होंने भी कहा ठीक है रख लो 1 साल के लिए और। तो जब आप अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं करेंगे और आपको लगेगा कि बस ठीक है, भारत से या किसी भी और कंट्री से बाकी लोग क्यों मिल रहे हैं, तो अपनी पोजीशन भी तो देखनी पड़ेगी ना, कि आप जाते हैं तो आप सिर्फ पैसा मांगते हैं, आप उन्हें कुछ और ऑफर ही नहीं कर रहे। आप चाइना को इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने भी इसीलिए मना किया क्या आरजू आपके यहाँ आने से? नहीं, वो तो कोई और चक्कर था। वो तो आपकी तरफ आ रहे थे, तो फिर सुना कि आपकी तरफ से कहा गया कि नहीं एक ही जगह जाओ, हमारे यहाँ जाओ या वहां जाओ, ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन चाइना भी जो है वो भी तो खुश नहीं है। चाइना भी तो कह रहा है कि जी हमारे जो सीपीसी है या सीपैक है वो तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, फेज 2 के लिए हम फिर पैसा मांग रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, हमने इस वक्त भी 230 मिलियन जो है वो उनसे ग्वादर एयरपोर्ट के लिए निकलवा ही लिए हैं। तो वो चाइना मगर कब तक करेगा, नो आइडिया। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो कोई पॉलिसी बनती ही नहीं है, ना इकोनॉमी ठीक करने की। हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर कौन बेहतरीन माना जाता है, जो आते ही ये बता दे कि ये कंट्रीज ना हमें हमें पैसा दे देंगी, उसको कहते हैं जी बड़ा जबरदस्त फॉरेन मिनिस्टर आया है भाई, वाह वाह। हालांकि वो फॉरेन मिनिस्टर भी ऐसा होता है कि जब तक वो आर्मी चीफ को साथ लेके नहीं जाता, कंट्रीज पैसे नहीं देती। कंट्रीज पैसे भी आर्मी चीफ की शक्ल देके देती है, उनको पता है कि कंट्री तो यही चला रहे हैं। तो जब तक आप इस सारी चीजों को ठीक नहीं करेंगे, तो किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देने से मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक हो पाएगा। Thank you so much, Arzu. मुझे पता है you have another show planned. Thank you so much. I really appreciate your time and insights. नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार. Thank you. Thank you.